हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर। मैं आप लोग के समक्ष बी.कॉम थर्ड ईयर के अंकेक्षण पेपर के फर्स्ट यूनिट का सेकेंड वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हम वीडियो में देखेंगे कि लेखाकार में एक आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासिता। अंकेक्षण को हम विलासिता मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए सभी बिजनेस को एक साथ नहीं रख सकते। इसमें जो छोटे व्यवसायी जो एकाकी व्यापार हैं, उनके लिए अंकेक्षण विलासिता हो सकता है, क्योंकि उसमें लेन देन कम होते हैं, पूंजी कम लगी होती है, एक ही व्यक्ति का कंट्रोल रहता है, तो उसके लिए अंकेक्षण विलासिता हो सकता है। लेकिन एकाकी व्यापारी के बाद जो पार्टनरशिप फर्म हैं, कंपनियां हैं, जहां पर हम अधिक पूंजी लगाते हैं, बड़े पैमाने में लेन देन होते हैं, और वहां पर हम कहेंगे कि ऑडिट जो है विलासिता है, वो गलत होगा, क्योंकि उनके लिए ऑडिट जो है कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो अब इसको हम आगे विस्तृत हम एनालिसिस करते हैं अलग अलग पार्ट में। सबसे पहला पार्ट है वह है लेखाकर्म का आवश्यक होना, अकाउंटिंग का आवश्यक होना। हर बिजनेस के लिए, सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए लेखाकर्म जो है, अकाउंट जो है, एक अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि बिना अकाउंट के हम किसी भी व्यवसाय के लेखा पुस्तकों, किसी भी व्यवसाय की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि मेमोरी जो स्मरण शक्ति है उसकी एक सीमा होती है, हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते, भविष्य में उसको हम उपयोग भी नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यदि छोटा व्यापारी है तो वहाँ पर भी यदि नगद लेन देन हो रहा है तो उसको भी एक सीमा तक याद रखा जा सकता है, लेकिन आगे जाके हमें अकाउंटिंग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाउंटिंग समय के हिसाब से अकाउंटिंग के माने व्यवसाय के स्वरूपों में परिवर्तन होते गया है, एकाकी व्यापारी, साझेदारी और कंपनी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें विस्तार भी होते गया है, लेन देनों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, कैपिटल भी बहुत अधिक लगा हुआ है। तो उस स्थिति में सभी को हम याद रख के उसको आगे उपयोग कर सकेंगे। ये करके यदि हम अकाउंटिंग नहीं बनाएंगे तो गलत होगा। हमें हर प्रकार के व्यवसाय के लिए अकाउंटिंग कार्य करने पड़ेंगे, लेखा पुस्तकें बनाने पड़ेंगे। इसके पक्ष में हम ये बात बता रहे हैं। पहला है स्मरण शक्ति की सीमा। मेमोरी पावर, हर व्यक्ति का मेमोरी पावर एक निर्धारित रहता है, लिमिट रहता है। उस मेमोरी पावर जो स्मरण शक्ति है उसके बेस में हम व्यवसाय की सभी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग रखने पड़ेंगे, लेखा पुस्तकें बनाने पड़ेंगे, तभी हम व्यवसाय की बारे में जानकारी प्राप्त आगे करके रख पाएंगे। दूसरा हम देखते हैं लाभ हानि की जानकारी। हर व्यवसायी ये चाहता है कि उसका लाभ हानि वर्ष में कितना हो रहा है वह उसको जानकारी मिले, क्योंकि वह व्यवसाय में पूंजी लगाता है, रिस्क लेता है। तो रिस्क जब लेता है, पूंजी लगाया है, तो वह उसके लाभ हानि की भी जानकारी प्राप्त करना चाहेगा। तो लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अकाउंटिंग पुस्तकें रखने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और उसी के आधार पर फिर हम लाभ ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हमें लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हमें लेखा पुस्तकें रखने पड़ेंगे। तो अगला है वह है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी। तो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है उसके लिए भी हमें लेखा पुस्तकों से ही उसकी जानकारी प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है। उसके अंतर्गत हम एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सभी चीज़ें हमें बैलेंस शीट पर जानकारी मिलेगी, लेखा पुस्तकों से मिल पाएगी। तो किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें लेखा पुस्तकें रखने पड़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि न्यायालय में प्रमाण, यदि किसी प्रकार का व्यवसाय से संबंधित कोई मामला न्यायालय में है तो उसके लिए व्यवसायी अपना पक्ष रखने के लिए अकाउंटिंग पुस्तकों का सहारा लेता है, क्योंकि अकाउंटिंग पुस्तकों को, स्टेटमेंट को, जो प्रिपेयर अकाउंटिंग है उसी को वहाँ पर रखना पड़ेगा, और उसी को ही न्यायालय में मान्य है। यदि हम कोई चीज़ ओरल में, मौखिक रूप से बताते हैं न्यायालय में, तो उसको मान्य नहीं होता है।
किसी भी प्रकार के व्यवहार से संबंधित। इसलिए भी न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए भी हमें लेखा पुस्तकें रखने पड़ेंगे। नए साझेदार के प्रवेश, यदि हम अपने फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं तो उसके लिए नए पार्टनर से कितना हमें कैपिटल और गुडविल के रूप में लेना है, क्या उसका हित रहेगा, ये सब चीज की जानकारी डिसाइड करने के लिए हमें लेखा पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम गुडविल की गणना कर सकेंगे। गुडविल की गणना करने के बाद स्थिति बैलेंस शीट के आधार पर हम ये देखेंगे कि उस पार्टनर को हम किस प्रकार से प्रवेश दे पाएंगे। तो किसी भी पार्टनर को प्रवेश देने के लिए भी हमें लेखा पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश, यदि कोई पार्टनर्स रिटायरमेंट ले लेता है या डेथ हो जाती है तो उसके हितों की गणना करने के लिए भी हम लेखा पुस्तकों के ही आधार पर हितों की गणना करते हैं और उसके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट के आधार पर फिर गुडविल की गणना, फिर एसेट्स की गणना और उसके आधार पर हम पार्टनर्स के हितों की गणना कर सकेंगे। तो उसके लिए भी हमें लेखाकर्म आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि किसी साझेदार का दिवालिया होना, यदि किसी व्यवसाय का कोई व्यवसाय दिवालिया हो रहा है या पार्टनर्स दिवालिया हो रहे हैं तो दिवालिया चूंकि न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है और न्यायालय जो है संबंधित डॉक्यूमेंट के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वह दिवालिया घोषित करने लायक है कि नहीं है। क्योंकि दिवालिया होने की स्थिति में होता ये बताया जाता है कि हम लायबिलिटी का पेमेंट करने में असमर्थ हैं और ये सब चीजें हम लेखा पुस्तकों के द्वारा ही बता सकेंगे। और लेखा पुस्तकों के द्वारा जब हम बताएंगे तभी वह प्रामाणिक माना जाएगा और तभी वह उस प्रोसेस को आगे कर पाएंगे। तो न्याय दिवालिया घोषित करने के लिए भी हमें लेखा पुस्तकों को बनाने पड़ेंगे, प्रस्तुत करने पड़ेंगे। आगे हम देखते हैं आयकर या अन्य कर के निर्धारण में हमें आयकर या अन्य कर की जो गणना करते हैं वह लेखा पुस्तकों को बेस मानकर किया जाता है। यदि हम लेखा पुस्तकें नहीं बनाएंगे, अनुमानित रूप से टैक्स कैलकुलेट करके हम जमा कर लेंगे तो वहां पर हमें पेनाल्टी लग सकता है, क्योंकि बिना बेस के, बिना व्यवस्थित उसके कैलकुलेशन के, बिना फेयर अकाउंटिंग के बिना हम टैक्स की गणना नहीं कर पाएंगे। तो हमें टैक्स की गणना करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, माने असेसमेंट करने के लिए अकाउंटिंग का होना जरूरी है, जिसके आधार पर हम टैक्स एसेस करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं छल कपट या जालसाजी से सुरक्षा। यदि हम अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, लेखा पुस्तकें बना रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर यदि कोई भी छल कपट या गलती हुई है तो उसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान उसको हम पकड़ सकते हैं, जांच सकते हैं और उसमें हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यदि हम अकाउंटिंग पुस्तकें रखते हैं, माने लेखाकरण संबंधी कार्य करते हैं, तो उससे हम छल कपट या जालसाजी से हमें सुरक्षा मिल सकती है। आगे हम देखते हैं ऋण लेने में सहायता। यदि हम बिजनेस व्यवसाय से संबंधित कोई ऋण लेते हैं बैंकों से या कोई भी वित्तीय संस्थानों से, तो ऋण लेने के लिए आवेदन में हमें अपना लेखा पुस्तकों की कॉपी देनी पड़ती है, जिससे कि उस लेखा पुस्तकों के आधार पर वह संस्था हमारी व्यवसाय की स्थिति को जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारी व्यवसाय की स्थिति कैसी है, हमको कितना लोन दिया जा सकता है। तो हमें व्यवसाय से संबंधित ऋण लेने के लिए व्यवसाय से संबंधित लेखा पुस्तकों को जमा करना पड़ेगा, तैयार करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी लेखा पुस्तकें हमें रखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि व्यवसाय की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। हम किसी अपने व्यवसाय का कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए करेंट ईयर का बेस, पुराने लास्ट ईयर के जो दोनों सालों का यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना था, अभी कितना प्रॉफिट है, टर्नओवर कितना है, अभी कितना, तो किसी भी मद के बारे में, किसी भी व्यवहार के बारे में, किसी भी पोजीशन के बारे में यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें दोनों वर्षों का या जितने साल का हम कर रहे हैं उतने वर्षों का लेखा पुस्तकें बनाने पड़ेंगे, तभी हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि व्यवसाय के बिक्री मूल्य की गणना। यदि हम अपने व्यवसाय के प्राइस की गणना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें लेखा पुस्तकें बनाने पड़ेंगे। हम अनुमानित रूप से व्यवसाय का सेलिंग प्राइस गणना नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट और पुस्तकों के आधार पर कैलकुलेट करके हम व्यवसाय के प्राइस की गणना कर सकेंगे। तो उसके लिए भी हमें लेखा पुस्तकें
की जरूरत पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि वह भविष्य के योजनाओं के निर्माण में, यदि हम फ्यूचर में अपने व्यवसाय को जो स्वरूप देना चाहते हैं, जिस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, उससे संबंधित हमें प्लानिंग करने के लिए ये जरूरी है कि हमें प्रीवियस ईयरों का अकाउंटिंग पुस्तकें, स्टेटमेंट हमारे पास रहे और उसके आधार पर हम कैलकुलेट करें कि हमें किस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, प्रॉफिट को हम कैसे बढ़ा सकेंगे, सेलिंग को कैसे हम बढ़ा सकेंगे, परचेसिंग को के पॉलिसी में किस प्रकार का परिवर्तन करना है। तो किसी भी प्रकार का बिजनेस सेक्टर के बिजनेस में हम जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं वह अकाउंटिंग के आधार पर, लेखा कर्म के आधार पर हम डिसाइड करने में हमें सहूलियत होती है और वह सही ढंग से हम योजना बना सकेंगे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखा कर्म आवश्यक है हर प्रकार के बिजनेस के लिए, क्योंकि बिना लेखा कर्म के हम बिजनेस के बारे में ना तो कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई प्लानिंग कर सकते हैं, ना आगे के बारे में कोई स्टेप ले सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है हर प्रकार के बिजनेस में लेखा कर्म आवश्यक है, अनिवार्य है। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा वह है अंकेक्षण का विलासिता होना। अंकेक्षण का विलासिता होना, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि हर प्रकार के व्यवसाय के लिए ऑडिट जो है लग्जरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं और उनके लिए अलग अलग स्थितियां होती है। तो यहाँ पर हम उसको अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है छोटे व्यापारियों के दृष्टिकोण से और दूसरा है बड़े व्यापारियों के लिए। तो छोटे व्यापारी जिनका कार्य क्षेत्र छोटा होता है, सीमित होता है, जिसमें कम कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें लेन देन सीमित मात्रा में होता है, पूंजी कम लगी रहती है, तो इस प्रकार के व्यवसाय के लिए हम देखते हैं कि ऑडिट जो है वह लग्जरी है, उसके लिए वह कंपलसरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके पक्ष में हम बता रहे हैं, पहला पॉइंट वह है अत्यधिक खर्चीला। ऑडिट कराना छोटे व्यवसायियों के लिए अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि ऑडिट के लिए हमें अंकेक्षक की नियुक्ति करने पड़ेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर के रूप में हम जब नियुक्त करते हैं तो उसके लिए जो एग्रीमेंट होता है, जो रेम्युनरेशन के बारे में तय की जाती है, वह जो अमाउंट है वह छोटे व्यापारी के लिए अधिक खर्चीला होता है। इसलिए छोटे व्यापारी के लिए ऑडिट कराना माने लग्जरी है। दूसरा है वह है अंकेक्षण के लाभों की वैकल्पिक प्राप्ति। अंकेक्षण हम क्यों कराते हैं? अंकेक्षण हम इसलिए कराते हैं कि क्योंकि अंकेक्षण के द्वारा जांच करके हम उसकी सही स्थिति वेरीफाई करके उसको चेक कर सकें। तो हमें सही चेक किया हुआ लेखा पुस्तकें प्राप्त होती है, उसमें किसी प्रकार की गलती या त्रुटि नहीं है, ये हम मानते हैं। लेकिन इसका जो लाभ है वह लाभ छोटा व्यापारी अपना दूसरे माध्यम से वैकल्पिक रूप से वो स्वयं चेक कर सकता है, किसी जानकार व्यक्ति को लाकर उसे चेक करा सकता है और वह उसके बारे में वह उसका लाभ प्राप्त कर सकता है, जो एक ऑडिट कराने से जो लाभ हमें मिलता है। आगे हम देखते हैं तीसरा, औपचारिकताओं को पूरा करने में कठिनाइयां। ऑडिट कराने से संस्था को विभिन्न प्रकार के औपचारिकताओं का माने पूरा करना पड़ता है, चाहे वो माने जो ऑडिटर के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार की तैयारियां, स्टेटमेंट, लिस्ट और जो भी डॉक्यूमेंट हमें तैयार करना है ऑडिट कार्य के लिए, वह तैयारी करना पड़ता है और वह एक छोटे व्यापारी के लिए बड़ा कठिनाइयां पूर्ण होती है। उसके लिए उसको अलग से व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसके लिए भी वह ऑडिट उसके लिए माने अनिवार्य न होकर वह विलासितापूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं वह है समय की बर्बादी। ऑडिट कार्य कराने से छोटी संस्था में ऐसा लगता है कि उनको हर चीज के लिए अलग से समय देना पड़ेगा। ऑडिट कार्य के दौरान अलर्ट रहना है, ऑडिटर के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट तो तैयार करने में ध्यान माने समय देना पड़ेगा, और यदि किसी प्रकार का क्लियरिफिकेशन मांगा जाता है उस पर उसकी ध्यान देना होगा। तो इस तरह से इन सभी चीजों पर एक ऑडिटर माने एक व्यवसायी को, छोटे व्यवसायी को ऐसा लगता है कि जो समय लगता है वह समय उसके लिए समय की बर्बादी है, अधिक एक्स्ट्रा समय देना पड़ रहा है, जिसके कारण उसका समय कार्य व्यवसाय का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए भी छोटे व्यापारी के लिए ऑडिट कराना लग्जरी है, विलासिता है। आगे हम देखते हैं केवल प्रतिष्ठा के उद्देश्य से
प्रतिष्ठा के उद्देश्य से मतलब ये है कि हम जो कई बार होता है कि ऑडिट हम इसलिए भी कराते हैं कि व्यवसायिक क्षेत्र में हमारी एक प्रतिष्ठा हो जाए कि हम लेखा पुस्तकों का ऑडिट कराते हैं। तो केवल एक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए या प्रतिष्ठा को बनाने के लिए यदि हम ऑडिट कार्य का इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर, इतना खर्चीला जो वाहन छोटे व्यापारी के लिए वह काफ़ी महंगा पड़ता है, वह उस प्रतिष्ठा को पाना जो कि उसके लिए उतना आवश्यक नहीं है। तो छोटे व्यापारी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऑडिट कराए, यह उसके लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। आगे हम देखते हैं वह है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी। कर्मचारियों को, चूंकि छोटे संस्था में कर्मचारियों की संख्या कम होती है और कम होने के कारण वे ऑडिट कार्य करने के दौरान, ऑडिट कार्य होने के दौरान वे अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ऑडिटर के द्वारा दिए गए, मांगी गई अलग अलग स्टेटमेंट, जानकारी, क्लेरिफिकेशन, ये सब चीज़ों को बनाए रखने में, प्रदान करने में ही उनको लग जाता है, जिसके कारण उनके कार्य प्रभावित होता है और उस कार्य को उस समय पर वो नहीं कर पाते हैं। तो बार बार व्यवधान होने के कारण कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं, जहां पर लेन देन कम होते हैं, जहां कम कर्मचारी काम करते हैं, जहां कम पूंजी लगाए हैं, जहां इस प्रकार का, जहां एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए वो विलासितापूर्ण है, लग्जरी है, जो उसके लिए, व्यवसाय के लिए हानिकारक होता है। आगे हम देखते हैं दूसरा है कि बड़े व्यापारियों के दृष्टि से, जो बड़े व्यापारी हैं, जहां पर लेन देन हजारों की संख्या में होते हैं, बड़ी संख्या में लेन देन होते हैं, बहुत अधिक पूंजी लगे हैं, बहुत अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उनका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है, तो उस स्थिति में उनके लिए ऑडिट कराना विलासिता नहीं है, उनके लिए वो अनिवार्य है, क्योंकि वह बड़ा व्यापारी है। उनको अपने उस कार्य को के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना, सही मेंटेन करने के लिए ऑडिट कराना जरूरी होता है। क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला वह है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। यदि ऑडिट कराई जाती है संस्था का, तो वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको लगता है कि उनके कार्यों का ऑडिट होगा, ऑडिट किया जाएगा, तो इसके लिए वे बड़ा सतर्कता से काम करते हैं और बड़ा माने जानकारी लेते हुए काम करते हैं, जिसके कारण उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि हमेशा वो अलर्ट रहते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कपट की संभावना कम होना। यदि हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, लेखा पुस्तकें बना रहे हैं, और हमको यदि मालूम है कि उस लेखा पुस्तकों का ऑडिट किया जाएगा, तो वहां पर हम सतर्कता से हमें काम करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई गलती या त्रुटि होगी, तो उस गलती या त्रुटि को ऑडिट के दौरान वह ओपन हो सकता है, बाहर आ जाएगा। तो इसलिए किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि वहां पर हमारे द्वारा ना हो, इस बात का हम प्रयास करते हैं। तो कपट की जो मात्रा है, कपट की संख्या है, वह ऑडिट कराने की स्थिति पर वह काफी कम हो जाता है, और यदि होता भी है तो वह पकड़ में आ जाता है। तो इसलिए बड़ी संस्था के लिए ऑडिट कराना अनिवार्य है। अगला हम देखते हैं प्रबंधकों के कार्यक्षमता में वृद्धि। बड़ी संस्था में यदि हम ऑडिट करा रहे हैं, तो उसके जो मैनेजर है, मैनेजमेंट स्तर के अधिकारियों को के कार्यक्षमता में अधिक वृद्धि होती है। कार्यक्षमता में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि उनको ऑडिट कार्य के दौरान ऑडिटर के द्वारा प्राप्त किए गए अलग अलग अनुभव, जानकारी के आधार पर जो ऑडिटर उनको सजेस्ट करते हैं, उनको सलाह देते हैं, कोई कमी को बताते हैं, तो उसके कारण अधिकारियों की जो कार्यक्षमता है, प्रबंधकों की, वह उस सजेशन, उस जानकारी के आधार पर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। आगे हम देखते हैं कि व्यवसाय के विकास में सहायक। हम अपने व्यवसाय के आगे डेवलपमेंट करने के लिए जो प्लान करना चाहते हैं, जो योजना बनाना चाहते हैं, चूंकि हमारी लेखा पुस्तक का ऑडिट होता है, ऑडिट होने के कारण हमें लगता है कि हमारा लेखा पुस्तक व्यवसाय या कंपनी की सही स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए उसके आधार पर यदि वो निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय ज़्यादा वास्तविक होता है, और उसके आधार पर व्यवसाय में विकास की जो सफलता है, योजना की सफलता है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं वह है दिवालिये की दशा में शीघ्र निर्णय। यदि हम कोई व्यवसायी जिनके लेखा पुस्तकों की ऑडिट हो रही है, यदि उनको दिवालिया होने के बारे में यदि कोई केस न्यायालय में है, तो वहां पर न्यायालय द्वारा दिवालिया के बारे में निर्णय, यदि ऑडिटेड लेखा पुस्तकें हैं, अकाउंटिंग है,
जो ऑडिट किया हुआ है, तो उस ऑडिट किया हुआ लेखा पुस्तकों के आधार पर न्यायालय शीघ्र निर्णय दे सकता है कि उनको दिवालिया घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑडिट किया हुआ लेखा पुस्तकें अधिक विश्वसनीय माना जाता है। आगे के लिए हम देखते हैं भावी योजनाओं का आधार। यदि भविष्य के लिए हम कोई प्लान करना चाहते हैं, कोई योजना बनाना चाहते हैं, किसी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, कार्य की प्रकृति में, अपने व्यवसाय के रूपरेखा में, तो हम अपने जो ऑडिट किया हुआ लेखा पुस्तकें हैं उसके आधार पर यदि हम इस प्रकार का प्लान करेंगे तो वह हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे हम देखते हैं अंशधारियों के हितों की रक्षा, क्योंकि कंपनियों में के मुख्य जो पूंजी है वह अंशधारियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अंशधारी का पूंजी होता है और प्रबंध संचालक उसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी में पूंजी जो है शेयर होल्डर्स का रहता है, तो ऑडिट कार्य ऑडिट कराने से उसमें शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा होती है कि उनके पूंजी का सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका सही ढंग से रिटर्न ऑडिट उनको शेयर होल्डर्स को मिल रहा है कि नहीं, जो उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह से ऑडिट हमारा बड़े कंपनियों का कराना इसलिए भी आवश्यक होता है कि जिससे कि उनके अंशधारियों के हितों की रक्षा वहां पर उसके आधार पर हो सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि बड़ा व्यापारी है, बड़ा व्यवसाय है, बहुत अधिक लेन देन होता है, बहुत अधिक पूंजी लगी हुई है, बड़ा कार्य क्षेत्र है, तो वहां पर ऑडिट कराना उस प्रकार के व्यवसाय के लिए अनिवार्य है, वह विलासिता नहीं है। और यदि छोटा व्यापारी है, कम कार्य क्षेत्र है, कम कर्मचारी काम करते हैं, कम पूंजी लगी हुई है, तो वहां पर हम ऑडिट कराने को अनिवार्य नहीं कहेंगे, वह बल्कि विलासिता होगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी संस्था के ऑडिट हम जो कराते हैं तो एक ऑडिटर में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो एक ऑडिटर जो स्वतंत्र व्यक्ति होता है, जो किसी संस्था की ऑडिट कार्य करता है, स्वतंत्र व्यक्ति होने के साथ ही साथ वो ये भी स्वतंत्र व्यक्ति उस संस्था से रिलेटेड नहीं होता है जिसका कि वो ऑडिट कर रहा है। एक तो स्वतंत्र व्यक्ति होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वह अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर वह ऑडिट कार्य करता है, और ऑडिट ये करता है कि उस संस्था के लेखा पुस्तकों की सत्यता को चेक करता है, जांच करता है, सही एंट्री हुई है कि नहीं इसकी भी जांच करता है, और उनसे संबंधित प्रपत्र, वाउचर, लेखा पुस्तकें, स्पष्टीकरण, इसके आधार पर उसको वो वेरीफाई करता है कि वह संस्था के जो लेखा पुस्तकों में एंट्री हुई है वह सही है कि नहीं है, और उसके संबंधित प्रपत्र या जानकारी वहां पर है कि नहीं। इस बात को वो चेक करके, जांच करके ये संतुष्ट हो जाता है कि वहाँ सही ढंग से बना है, सही स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, संबंधित उसका डॉक्यूमेंट है, तो उसके आधार पर वह अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है, और यदि नहीं है तो उस रिपोर्ट में भी उसका उल्लेख करता है। तो एक ऑडिटर को में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, इसके देखने के लिए हम सबसे पहला देखते हैं वह है कि एक ऑडिटर को पुस्तपालन, लेखाकर्म और अंकेक्षण तीनों की उनको ज्ञाता होना चाहिए, तीनों के जानकार व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उनको लेखा पुस्तकों की ऑडिट करना है, इसलिए वह अकाउंटिंग प्रोसेस का भी पूरी जानकारी उनको होना चाहिए कि जिसमें कि वो पुस्तपालन और लेखाकर्म के सभी प्रोसेस, सभी जानकारी, सभी नियमों को जानकार रहें, जिसके आधार पर वे ऑडिट कार्य कर सके। क्योंकि यदि लेखाकर्म और पुस्तपालन के जानकार नहीं होंगे तो उनको ऑडिट कार्य करने में दिक्कतें हो सकती है, तो इसलिए उनको तीनों चीज की जानकार व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है व्यवसाय के कार्यों की जानकारी, जिस व्यवसाय का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उस व्यवसाय के बारे में उनको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि वो व्यवसाय का नेचर क्या है, किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उनके कार्यक्षेत्र किस प्रकार का है, उनका किस प्रकार की प्रकृति है, तो उसके बारे में एक आवश्यक जानकारी उनको पहले से होना चाहिए, या जानकारी लेकर उनको ऑडिट करना चाहिए, जिससे कि वे सही ऑडिट कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की जानकारी, एक ऑडिटर को अर्थशास्त्र की जानकार व्यक्ति होना जरूरी है, क्योंकि अर्थशास्त्र का भी उपयोग हम ऑडिट कार्य में करते हैं कि अर्थशास्त्र के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, नियम हैं, उस नियम और सिद्धांत को उसका भी हमें जानकार होना चाहिए, जिसका हम उपयोग ऑडिट कार्य के दौरान समय समय पर कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं कि ऑडिट केस लॉ की जानकारी, ऑडिट विगत वर्षों में जो केस ऑडिट हुआ है उसमें ऑडिट केस लॉ की भी जानकारी ऑडिटर को होना चाहिए, जिसके आधार पर वे ऑडिट कार्य करने में उनको सुविधा हो सकेगी। आगे देखते हैं तकनीकी जानकारी। तकनीकी जानकारी मतलब जो
टेक्निकल जो नॉलेज है उस बिजनेस से संबंधित, उस फील्ड से संबंधित, उस टेक्निकल नॉलेज को भी के जानकार व्यक्ति होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो अलग अलग अधिनियम है, नियम है, जो अलग अलग हमारे देश में नियम बने हुए हैं व्यवसायिक फील्ड में, कंपनी के सेक्टर में, चाहे वह पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है, अनुबंध अधिनियम है, विक्रय अधिनियम है और विभिन्न प्रकार के, तो उन सभी नियमों की भी जानकारी, संबंधित नियमों की जानकारी जो ऑडिट करने जा रहे हैं उस नियमों की भी जानकारी एक ऑडिटर को होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अंकेक्षण के वर्तमान तकनीकी जानकारी। एक अंकेक्षण का जो अभी प्रेजेंट लेवल में जो टेक्निक है, प्रेजेंट टेक्निक ऑडिटर का, उस टेक्निक से उसको अवगत होना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में समय के आधार पर परिवर्तित होते जा रहे हैं, होते जाता है। तो एक अच्छा अंकेक्षक तो वही है कि समय के हिसाब से वह अपने करंट जो हमारा टेक्निक है ऑडिट की फील्ड में, उस करंट टेक्निक की जानकार वो व्यक्ति हो। अब इसके लिए एक ऑडिटर को हमेशा समय समय पर कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार अटेंड करना चाहिए इससे संबंधित, जिससे कि आपस में डिस्कशन करके, आपस में कंक्लूजन निकाल कर, जो निर्णय माने जो कंक्लूजन निकाला जाता है कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप में, उससे वो ऑडिटर अपने नॉलेज को अपडेट करते रहे समय समय पर। आगे हम देखते हैं कि अंकेक्षण कर संबंधी जानकारी। कर संबंधी जानकारी का मतलब ये होता है कि कर से संबंधित विभिन्न नियमों का जो एक ऑडिटर को अपने ऑडिट कार्य के दौरान टैक्स मदों पर भी अपना विचार रखते हैं, उसको भी चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। तो एक ऑडिटर को भी टैक्स से संबंधित विभिन्न नियमों की जानकारी होना चाहिए, चाहे वह इनकम टैक्स हो या अन्य सेल टैक्स हो या अन्य की विभिन्न प्रकार के संबंधित जो कर से संबंधित है, जिससे कि वो नियमों की जानकारी होने पर वे उसका सही ढंग से और समय पर सही जानकारी माने सही ऑडिट उसको वो कर सके। आगे हम देखते हैं वह ईमानदार। एक ऑडिटर को ईमानदार होना चाहिए। यदि ऑडिटर ईमानदार है तो अपने कार्य को सही दिशा में सही कार्य वो कर पाएंगे और सही निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे। तो एक व्यक्ति में एक ऑडिटर को ईमानदारी का गुण भी होना चाहिए, जिससे कि वे अपने कार्य को सही ढंग से समय पर अच्छे से कर सके। आगे हम देखते हैं चतुर और चालाक। एक ऑडिटर को चतुर भी होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए। चालाक और चतुर इसलिए भी होना चाहिए जिससे कि वे अपना ऑडिट कार्य के दौरान जो भी जानकारी प्राप्त करना है, जो भी स्टेटमेंट लेना है, जो भी स्पष्टीकरण लेना है या जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, वह समय समय पर अधिकारी और कर्मचारियों से संबंधित संस्थाओं से वो प्राप्त कर सके। जरूरत पड़े तो वे अपने क्वेश्चनायर उसी प्रकार का बनाकर वे वह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, कर सकते। आगे हम देखते हैं वह है गोपनीयता बनाए रखना। क्योंकि एक ऑडिटर को अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग समय ऑडिट करना होता है, तो ये मतलब आपस में एक एग्रीमेंट रहता है, गुप्त माने एग्रीमेंट ये रहता है कि एक ऑडिटर अपने ऑडिट कार्य के दौरान गोपनीयता को बनाए रखेगा। गोपनीयता बनाए रखना उसके पेशे में भी एक नियम आवश्यक वो है कि वे कोई भी संस्था का ऑडिट कर रहा है तो उसके गोपनीय चीजों को वो गोपनीयता बनाए रखें, उसको बाहर ना आने दें, जिससे कि उस संस्था की गोपनीयता बनी रहे। क्योंकि ऑडिटर को हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है ऑडिट कार्य के दौरान, तो जो संबंधित गोपनीय चीजें हैं उसको वो गोपनीयता बनाए रखें। आगे हम देखते हैं संकालु नहीं होना। संकालु नहीं होने का मतलब ये होता है कि एक ऑडिटर को पहले से ये मानसिकता बना के नहीं जाना चाहिए कि उस संस्था में तो गलतियां होगी ही, कपट तो होगा ही, फ्रॉड रहेगा ही। इस प्रकार की मानसिकता वो ना लेके जाएं, बल्कि बिना संकालु होके, बिना किसी कोई भी पहले से मानसिकता बनाए उनको ऑडिट कार्य करना चाहिए। जो ऑडिट कार्य के दौरान उनको दिख रहा है, लग रहा है, उसके आधार पर, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, प्रपत्रों के आधार पर या जानकारी के आधार पर वे अपना मानसिकता बनाएं। आगे हम देखते हैं निष्पक्ष जांच। जो जांच वो कर रहे हैं ऑडिट के संबंधित, वह निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का पक्षपात होना या अपने निर्णय को बदल देना, अपना रिपोर्ट को बदल देना, तो ये चीज़ें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। उनको बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी के पर प्रभावित हुए बिना अपना ऑडिट कार्य करना चाहिए। और हम देखते हैं वह है प्रतिवेदन लिखने की क्षमता। एक ऑडिटर में एक अच्छा प्रतिवेदन, अपना ऑडिट रिपोर्ट लिखने की कैपेसिटी होना चाहिए कि जो उन्होंने ऑडिट कार्य के दौरान पाए हैं, देखे हैं, तो डॉक्यूमेंट के आधार पर जो देखे हैं, स्टेटमेंट के आधार पर जो पाए हैं, जो अनुभव किए हैं, तो उसके आधार पर वे एक फेयर
प्रतिवेदन दें, स्पष्ट प्रतिवेदन दें। ऐसा प्रतिवेदन का माने भाषा का उपयोग हो कि जो द्विभाषी ना हो, जिसका दो प्रकार का हम अर्थ लगा सके, तो क्लियर कट होना चाहिए, जिससे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी उस प्रतिवेदन को पढ़कर वे अपना बता सके, माने जान सके कि कंपनी या संस्था की स्थिति किस प्रकार की है। इस तरह से हम देखेंगे कि एक ऑडिटर को अपने ऑडिट कार्य में इन गुणों का होना, योग्यता का होना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने ऑडिट कार्य को सही ढंग से समय पर कर सके। थैंक यू।